नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन ने कुछ यूनिटें ख़त्म करी है। आज कुछ नया पोर्शन अपन शुरू करने जा रहे हैं, नया पार्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इस विद्युत के रिगार्डिंग विज्ञान में काम आने वाले बहुत प्रकार की विद्युतीय उपकरणों के बारे में तथा विद्युत से संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स है उन सब के बारे में अपन डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाइए सभी लोग। देखो, विद्युत से रिलेटेड पार्ट में अपने को सबसे पहले वो वाला ज्ञान प्राप्त करना है जहाँ पर जिस रूम में, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हो, उस रूम में विज्ञान से संबंधित विद्युत का कितना पार्ट आता है। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जिस रूम में आप बैठे हुए हो ना, उस रूम का सर्किट बोर्ड देखो, है ना, और उस सर्किट बोर्ड में विद्युत से संबंधित कितने प्रकार की चीजें आती होगी उन सब के बारे में सोचो। तो मैं एक बेसिक सा एक सीरियली एक क्रम बता देता हूं आप लोगों को। आपको उसी क्रम में सभी प्रकार की चीजों को क्या करना है, गेटअप करना है। मैं इतने इतने नाम लिख दिए यहाँ पे, सारे प्रकार की चीजें अपने को कवर करनी है। देखो, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये जो V मैंने लिखा है ये कहीं ना कहीं मैंने इसके लिए लिखा होगा। I लिखा है, इसका मतलब क्या, इसके लिए लिखा होगा मैंने। दोनों भाषाओं में लिख देता हूँ। विभव, विभवांतर। I का मतलब करंट, धारा। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। P का मतलब होता है पावर, शक्ति। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, याद आ रहा है ना। E का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और T का मतलब होता है टाइम, समय। एक रूम के सर्किट बोर्ड में विद्युत से संबंधित ये 7 प्रकार की चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? 7 प्रकार की चीजें। और इन सारी की सारी चीजों को मैंने जिस वे में लिखा है, जिस क्रम में लिखा है, आपको उसी क्रम में ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि 1 बाय 1 अपन प्रोसेस से किसी एक चीज को कवर करेंगे और उसका किसी न किसी दूसरी चीज के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो देखो, इन सारी चीजों को अपने को कैसे कवर करना है। आप लोग जब लोअर क्लासेज में थे तब आप लोगों के दिमाग में, माइंड में कभी कभार ऐसा ऐसा आता होगा। उन बुक्स में भी आता था, चार्ज, आवेश लिखा हुआ आता था। तो मैं इसकी कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। क्या, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, एक भाई साहब आए, उनका नाम था क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम ध्यान में रखना, उस भैया का क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ऐसा माना जाता है क्या, कि एक तो अपने पास है कोई कांच और दूसरी चीज है अपने पास एबोनॉइट। देखो, इन दोनों को जब आपस में अपन रगड़ते हैं, रगड़ने का क्या मतलब होगा, उनके बीच में अपन क्या कर रहे हैं, घर्षण पैदा कर रहे हैं। तो हमेशा घर्षण के कारण ही चार्ज की उत्पत्ति होती है, घर्षण के कारण ही किसी न किसी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न होता है। तो इन दोनों को, इस कांच और एबोनॉइट की छड़ को आपस में रगड़ने से बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार उन्होंने ऐसे पाया क्या, कि दोनों को रगड़ने से घर्षण उत्पन्न हुआ और घर्षण उत्पन्न होने के कारण कांच की छड़ पर धन आवेश और इस एबोनॉइट की छड़ पर क्या हुआ, ऋण आवेश हुआ। अच्छा, जब जब ये आवेश असमान होता है, कहने का मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश होता है, तब उस केस में अपन क्या मानते हैं क्या, कि जब अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट आवेश होता है, उल्टा आवेश होता है, तब दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। और जब यदि समान समान चार्ज हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तब उस केस में क्या होगा, एक दूसरे से दूर भाग जाते, एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जब असमान प्रकार का आवेश होता है ना, तब एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा ध्यान में रखोगे ना, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले किसी भी प्रकार के आवेशों को, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, धन आवेश और ऋण आवेश भी किसके द्वारा दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया। इन्होंने एक प्रयोग करा था कांच और एबोनॉइट की छड़ का, उसके आधार पर अपन ऐसा कह पा रहे हैं। दूसरा, इसी बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब ने एक और चीज की खोज करी थी जो आपको डिटेल बताई जाएगी। लाइटिंग अरेस्टर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तड़ित चालक।
नाम सुना है ना, लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित चालक। ये तड़ित चालक क्या होता है, देखो तड़ित किसको कहा जाता है, जैसे सपोज करो क्या कि बारिश का समय है, बरसात का समय है, तो आसमान में ऊपर इस पृथ्वी तल से ऊपर क्षोभ मंडल में खूब बादल बनते हैं, सारी मौसमी दशाएं होती है ना, बादल बनते हैं, तो वो बादल आपस में टकराएंगे भी, तो टकराएंगे तो उन बादलों के बीच में आपस में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। और इस पृथ्वी तल से जो ऊपर का आवेश है ना, वो बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, और फाइनली उस चार्ज को, उस आवेश को नीचे आना होता है। तो बादलों में आपसी टकराहट के कारण, उनमें आपसी घर्षण के कारण जो भी चार्ज उत्पन्न हुआ, उस चार्ज को कहाँ आना है, नीचे आना है। तो हो सकता है वो वाला चार्ज कहाँ आ जाए, वो वाला चार्ज यहाँ आ जाए, यहाँ कहाँ, यहाँ पर देखो ये कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, सपोज करो कि आप 50 मंजिल है, इसके 50 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, 50 मंजिला इमारत, 50 मंजिला की कोई इमारत है, 50 मंजिला इमारत, और इस इमारत की किसी न किसी कोई मतलब 30वें फ्लोर पे आप रह रहे हो, 30वें नंबर की जो मंजिला उस पे रह रहे हो, और ऊपर क्या होगा, आसमान में विभिन्न प्रकार के जो भी बादल बनेंगे, ये बादल आपस में टकराएंगे, घर्षण उत्पन्न करेंगे, इनमें चार्ज उत्पन्न होगा, और ये चार्ज सपोज करो फाइनली क्या इस बिल्डिंग के ऊपर आ गया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये चार्ज इतना अधिक होता है कि इंसान इसमें जुड़ जाता है। समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब इतने चार्ज से बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस मंजिल की जो बहुमंजिला इमारत है, जो हाई स्टोरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की अपने को सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो इस मंजिल की जो सबसे ऊपरी छत है ना, यहाँ पर इस छत के ऊपर, यहाँ पर इस वाले एरिया में कुछ क्या कॉपर या एल्यूमिनियम की एक प्लेट रख दी जाती है, बड़ी प्लेट, बिल्डिंग की साइज के अनुसार कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी जाती है। अब आप सबको पता है क्या कि कॉपर और एल्यूमिनियम विद्युत धारा प्रवाह में सहायक होते हैं, सुचालक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से जो भी बिजली आएगी, आकाशीय बिजली, उसको ये कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, और इस प्लेट का एक सीधा सीधा संपर्क होता है, एक तार इसकी सहायता से निकाला जाता है, और उस तार को ये कर दिया जाता है, ये काय का सिंबल है, ये मैंने ग्राउंड कर दिया, इसको भू संपर्कित कर दिया। तो जितना भी अत्यधिक जो आवेश था, जो फालतू का आवेश था, वो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, भू संपर्कित हो गया। अब आप भले 30वें फ्लोर पे हो, भले 40वें फ्लोर पे हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तड़ित चालक का, इस लाइटिंग अरेस्टर का आविष्कार भी इसी भाई साहब ने करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा था। तो आज के बाद में आप लोगों को कभी कोई पूछ ले क्या कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, मेरे अभी के कहने के अनुसार 2 चीजों को ध्यान में रखना। सबसे पहले आवेशों को धन आवेश और ऋण आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज की खोज करी, उसका नाम था तड़ित चालक। ये तड़ित चालक क्या होती है, बहुमंजिला इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी जाती है, और उस प्लेट का सीधा सीधा संपर्क ग्राउंड से कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विद्युत विभव बाकी सभी प्रकार के विद्युत विभव की अपेक्षा क्या माना गया है, 0 माना गया है, 0 माना गया है। तो इतना आप लोग ध्यान में रख लोगे। ऐसे अपने किसी न किसी प्रकार का चार्ज उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। अब अपने को क्या करना है, देखो इसी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाले पार्ट में बहुत प्रकार के चार्ज के बारे में, बहुत प्रकार के आवेशों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है। बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने क्या करा, संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पार्ट को ऐसे इक्वल 7 स्टेज में मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब अपने को कितनी प्रकार की चीजें अपने को पढ़नी है, ये 7 प्रकार की चीजें पढ़नी है। इन 7 प्रकार की चीजों में से मैं एक आप लोगों को बेसिक सा लॉजिक बता देता हूं, जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में पहले कभी पूछा हुआ है। क्या देखो, क्या मैंने 7 प्रकार की चीजों को, जो ये क्वांटिटी जा रही है, इन सबको मैंने दोनों भाषाओं में लिखा। अब दोनों भाषाओं में लिखा तो यहाँ पर देखो आप लोग, क्या मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर टाइम, समय, पहला वर्ड क्या, टी, इधर भी मैंने टी से प्रदर्शित करा। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का पहला वर्ड एफ, इधर भी एफ से इसको डिनोटेट करा अपन ने। एनर्जी, ऊर्जा का पहला अक्षर ई, इसको ई से डिनोटेट करा। पावर, शक्ति का पहला वर्ड पी, इसको पी से डिनोटेट करा। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का पहला अक्षर आर, इसको आर से प्रदर्शित करा। वोल्टेज वी, इसका पहला अक्षर वी, इसको वी से प्रदर्शित करा।
ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मैंने छोड़ दिया, ये आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं अपवाद का रूप होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आई का मतलब करंट, करंट का मतलब क्या, धारा, विद्युत धारा। इसका पहला वर्ड क्या आ रहा है, सी, जबकि अपन ने काय से डिनोटेट करा है, इसको आई से डिनोटेट करा है। आप लोगों को पूछेगा क्या कि करंट को आई से क्यों डिनोटेट करा, तो अपन इन तीनों को एक साथ मिलाकर अभी किसी एक भाई साहब के द्वारा दिए गए नियम की चर्चाएं करेंगे। उस भाई साहब का क्या नाम था, ओम, जॉर्ज साइमन ओम, है ना, जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उनका पूरा क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। इस भाई साहब ने 1826 में अपना एक नियम दिया था। उस नियम की अभी अपन चर्चाएं करने वाले। सबसे पहले मेरे कहने से आप लोग ऐसे ध्यान में रखना, जब जब आप लोगों को केवल आई का पूछा जाए कि करंट वो आई से क्यों डिनोटेट करा, तो इस आई का आप पूरा ऐसे बताना। आई को बोला जाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ करंट। कहने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, तीव्रता। तो इसको मैंने लिख दिया धारा की तीव्रता। तीव्रता बोल दो, समझने के लिए रफ्तार बोल दो, गति बोल दो, वेग बोल दो, या आप लोग चाल बोल दो। और आप सबको पता है, मैंने जब अपनी लाइट की जो यूनिट शुरू करी थी, मैंने उसी दिन बताया था क्या कि विद्युत धारा की चाल एक और चीज की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर, और दोनों की चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो चीजों की चाल बराबर हो गई ना। जिस रफ्तार से प्रकाश गमन करता है, प्रकाश संचरण करता है, उसी रफ्तार से विद्युत धारा भी चलेगी। इसका मतलब स्विच ऑन करने के बाद में इतनी रफ्तार से अपना जो पंखा या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, तो उनकी स्पीड ये रहती है, स्विच ऑन करने के बाद में इतना सा समय लगता है उनको, है ना। किसी भी प्रकार की विद्युत धारा और प्रकाश के जाने का जो आप लोगों को समय बताया, ये ध्यान में रखना, इस रफ्तार से जाता है। जो चाल है ये इस रफ्तार से होता है। इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में भी आप लोग चेंज कर दोगे, 1000 का भाग लगा के, तब ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको आप बोल पाओगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान में रख लोगे ना। अब देखो सारा का सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर। अब अपन क्या करेंगे, सभी प्रकार की चीजों को 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं आप लोगों को। क्या 1 2 3 प्रकार की चीजें हैं इसी सीरियल में, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन 3 प्रकार की चीजों को अपन क्या करेंगे, एक नियम के तहत कवर कर लेंगे, और उस नियम को, इस तीनों में कंबाइंड उस नियम को अपन क्या नाम देंगे, ओम का नियम। जो आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा था वही नाम दे रहा हूं मैं, ओम का नियम। और ये ओम कौन थे, एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1826 में अपना एक नियम दिया, और किसी भी प्रकार की पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है, तापमान और दाब, इनको नियत मानते हुए, इनको स्थिर मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए अपना एक नियम दिया था। इसने क्या कहा था कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच में यदि आपने कोई वोल्टेज अप्लाई करा है, सपोज करो यहाँ पे आपने इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या दिया है, वोल्टेज दिया है। सपोज करो ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको प्लस से डिनोटेट करते हैं, छोटे वाले को माइनस से डिनोटेट करते हैं। इन दो सिरों के बीच में, ए और बी सिरों के बीच में आपने कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, कोई भी बैटरी लगा दी है ना, यहाँ से कुछ भी आपने वोल्टेज अप्लाई करा है, तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इन चालक तार के सिरों में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब वो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, देखो हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह है इस वे में होता है, ये धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, इस वे में हमेशा ध्यान रखना। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, इस विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से किधर जाएगी, माइनस की। इसका मतलब क्या, हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाएगी। समझ रहे हो ना आप बात को। तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर। ये विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के उल्टा होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जाते होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं किधर, माइनस से प्लस की ओर। किधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनस से प्लस की ओर। कैसे जा पाते होंगे, रसायन विज्ञान में जब अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब आप लोगों के कुछ ना कुछ कंसेप्ट आएगा। ऐसा ये कोई परमाणु है, उस परमाणु का एक गोला है, उसकी नाभिक है, उसकी नाभिक में इसके दो मूल कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अब देखो ये जो गोला है ना, इस गोले को आपने नाम दिया नाभिक। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भाई साहब ने इसकी खोज करी थी। अब देखो
जो चीज गोले के अंदर बंद है, इसका मतलब ये तो जेल में बंद है, ये निकल के भाग ही नहीं पाएगी। तो भागने का, हिलने डुलने का काम किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता घूमता ऐसे कोशिश करेगा कि इसको कोई भी खाली चीज दिख जाए, कोई भी खाली प्रोटॉन दिख जाए, उसी के साथ में ये व्यवहार बना लेगा, संबंध बना लेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किधर हुआ? माइनस से प्लस की ओर। जिधर इलेक्ट्रॉन आया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा के जाने की दिशा इलेक्ट्रॉनों की जाने की दिशा के ठीक विपरीत होती है। ऐसा आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो, इस ओम भाई साहब ने वास्तव में अपने नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा था, मैं कुछ पार्ट यहां से रब कर देता हूं। देखिए, अपने को 3 प्रकार की चीजों में रिलेशन करना है। कुछ बहुत लंबा चौड़ा सा और बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। कैसे कैसे पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत डिटेल्ड पढ़ना है। देखो, इसकी चर्चाएं कर रहे थे अपन। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखिए कैसे कैसे पढ़ना है इसको। मैंने ऐसे कहा था कि जितने भी प्रकार की भौतिक परिस्थितियां, तापमान और दाब, उनको तो स्थिर मानना है। और उनको स्थिर मानने के बाद में किसी भी तार के 2 सिरों के बीच में आपने वोल्टेज लगाया तो उस तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। आपने वोल्टेज के मान को बढ़ाया तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा, और यदि वोल्टेज के मान को कम करा तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब इस ओम के नियम के अनुसार अपन ने ये प्राप्त कर लिया क्या? V प्रोपोर्शनल I। इसका मतलब V समानुपाती I, मतलब वोल्टेज विभवांतर विभव V विद्युत धारा I के सीधा समानुपाती होता है। ये ओम भाई साहब ने अपने को बताया। अब देखो, डेली लाइफ में अपन ऐसा साइन कभी भी काम में नहीं लेते, तो इसको अपन हटाएंगे। जब जब ऐसा चिन्ह हटता है ना, साथ में पक्का हर बार एक गिफ्ट लेके आता है, और वो गिफ्ट यहाँ पर क्या लेके आएगा आप लोगों के लिए? आर। अब आपके पास में एक चीज उत्पन्न होगी, एक चीज निकल के आ गई। क्या निकल के आई? VIR। मैंने ऐसे कहा था कि रोम के जनरल साइंस में आप लोगों को इस क्रम में 7 क्वांटिटीज को कवर करना है, VIR, PE, F और T। ये ऐसा बताया था ना मैंने अभी। इसका मतलब शुरू की 3 चीजें तो अपनी ओम के नियम के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। तो देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, क्या V बराबर IR ऐसा दे रखा है ना। इसी रिलेशन से यदि मैं यहाँ पर ऐसे निकालना चाहूँ कि भैया मुझे ऐसे बताओ कि I बराबर क्या होगा, तो इस I का मान रखने के लिए R कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे, V/R। और यदि मैं ऐसे पूछना चाहूँ कि R बराबर क्या होगा, तो अब की बारी I इसके नीचे चला जाएगा, V/I। अब बड़ी ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, V बराबर IR, वोल्टेज विभव विभवांतर V, इसके मान को हमेशा वोल्ट्स में मापा जाता है। किस में मापेंगे अपन? इसके मान को हमेशा वोल्ट्स में मापा जाता है। और जो मापने वाला जो मीटर होता है ना, उस मीटर को कहा जाता है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर जो है ना, ये किसी भी विद्युतीय परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगता है। कौन से क्रम में लगता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। ऐसा आप लोग हमेशा के लिए ध्यान में रख लोगे ना। ऐसे ही देखो, क्या इस धारा के मान को मापने वाला क्या, पहली बात तो ये कि धारा के मान को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। किस में मापेंगे? एम्पियर में। ध्यान रखना, यहाँ से पूरा मेजरमेंट भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। मेजरमेंट में कैसे कैसे क्वांटिटीज को मेजर करा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना आप लोग, पूछा जाता है। विद्युत धारा के मान को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। अच्छा, मापने वाला मीटर कौन सा होगा फिर? भैया यही तो होगा, एम्पियर मीटर, है ना। या फिर इसको देखो, ऐसे लिख दिया मैंने, एम्पियर मीटर। या फिर मैंने क्या करा, AMMETER, जैसे इसका करा था ना वोल्ट मीटर, ऐसे करा था ना वोल्टेज को मापने वाला, वोल्ट मीटर शॉर्ट में। ऐसे AM यहाँ से ले लिया, METER यहाँ से ले लिया, तो ये बन क्या गया आप लोगों के पास में? एमीटर। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एम्पियर मीटर या एमीटर भी कहा जाता है। अच्छा, ये किसी भी विद्युतीय परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में लगेगा? सीरीज में लगेगा, ये श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और
वोल्टमीटर कौन से में लग रहा था, पैरेलल में लग रहा था, समांतर क्रम में लग रहा था। अब ऐसे ही देखो मैं आर की कहानी बता देता हूं आप लोगों को। क्या इसको देखो, आर बराबर क्या है, वी अपॉन आई। इसके मान को हमेशा किस में मापा जाता है, तो इस भाई साहब के नाम पर ही इसको ओम में मापा जाता है। किस में मापेंगे, ओम में। और मापने वाला मीटर कौन सा होगा, ओम मीटर। कौन सा होगा, ओम मीटर। बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, 3 प्रकार की चीजें आएगी अब आप लोगों की। क्या, किसी भी प्रकार के वोल्टेज के मान को वोल्ट्स में डिनोटेट करा जाता है, वी में, है ना। और करंट विद्युत धारा आई के मान को एम्पियर में से डिनोटेट करा जाता है, और प्रतिरोध के मान को हमेशा ओम में डिनोटेट करा जाता है। इसका सिंबल ऐसा होता है, ये ध्यान में रखना आप लोग हमेशा के लिए। ऐसे ओम को आप लोग ऐसे प्रदर्शित करते हो, कर लोगे ना। इतनी बहुत बेसिक सी कॉमन सी चीजें आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। ये अपन ने बेसिक सा कुछ बातें सीखी वी, आई और आर की। अब देखो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके कर्म, नाम आया ना आप लोगों के कर्म कुछ, तो ये कर्म का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सपोज करो आपके पास में क्या है, मैं कर्म से रिलेटेड आप लोगों को कहानी बता देता हूं कि कैसे कैसे वोल्टेज, कैसे कैसे करंट और कैसे कैसे रेजिस्टेंस आपस में ऐड होते होंगे। तो इनकी क्रम की कहानी अपन कर लेते हैं। देखो इनका क्रम संयोजन कर लेते हैं अपन, क्रम संयोजन। वो क्रम संयोजन कैसे हो पाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। सपोज करो सबसे पहले मैं वोल्टेज V की बात करूं, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे अपने घर होते हैं तो घरों में जो इन्वर्टर लगा हुआ रहता है, इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी होती है, आपने देखा होगा कईयों के घरों में इन्वर्टर के साथ एक से अधिक बैटरियां लगी हुई रहती है। कहने का मतलब उतनी बैटरियों को अपन ने क्या करा, उनसे अपन ने अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने की कोशिश करी होगी। तो उन बैटरियों को अपन ने कौन से क्रम में लगाया होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो मेरे कहने से शॉर्टकट सुंदर तरीके से ऐसे ध्यान में रखना आप लोग, क्या कि कभी भी किसी भी प्रकार के वोल्टेज का, विभव का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए किसी भी विभव स्रोत, कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स, किसी भी प्रकार के वोल्टेज सोर्स विभव स्रोत से प्राप्त वोल्टेज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में। कौन से क्रम में जोड़ोगे आप लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। कैसे, ऐसे जैसे सपोज करो आप लोगों को पूछ लिया क्या कि यह है आपके पास, अब देखो भैया 2 बिंदु है ए और बी, इन 2 बिंदुओं के बीच में आपके पास 3 प्रकार के वोल्टेज सोर्स है। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, V1 V2 V3, और इनकी वैल्यू है 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है ना। आप लोगों को पूछेगा नीचे दिए गए चित्र में बिंदु ए से बी के बीच कुल वोल्टेज, कुल विभव का मान कितना होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऐसे देखना है कि यार ये श्रेणी क्रम में है, तो अधिकतम यदि आपको प्राप्त करना है तो इनको जोड़ दो। लेकिन अपने को पता नहीं ना कि ये श्रेणी में है या समांतर में है, तो श्रेणी और समांतर की कहानी अपने को कैसे ध्यान में रखनी है। देखो जिंदगी में कभी भी सपोज करो, मैंने बहुत प्रकार की ऐसी आकृतियां बना दी, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बहुत प्रकार की आकृतियां बना दी मैंने, इन आकृतियों पे जरा गौर करना आप लोग। इतने प्रकार की आकृतियां बना दी मैंने, है ना। अब देखो यदि आप लोगों को मैं ऐसे कहूं, क्या बता देता हूं शॉर्टकट में, क्या जिंदगी में कभी भी जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का केवल और केवल एक ही रास्ता होगा, अब वो रास्ता भले कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कितना भी सीधा हो, कितना भी राउंड गोल शेप में हो, रास्ता एक होना चाहिए। तब हमेशा प्रत्येक बार ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की कौन से क्रम में होगी, श्रेणी क्रम में होगी। तो कहने का मतलब आप लोगों को रास्ता देखना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का, समझ रहे हो ना बात को, तब तो होगा श्रेणी क्रम। यदि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर जाने का, यहाँ ए से मुझे कहाँ जाना है, बी तक जाना है, जब कम से कम 2 या 2 से अधिक रास्ते जब हो, तब प्रत्येक बार वो वाला जो क्रम होगा उस क्रम को आप लोग नाम दोगे क्या, समांतर क्रम। क्या नाम बता दोगे उसका, समांतर क्रम बता दोगे ना। कैसे, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे कोई यात्रा शुरू करी, तो एक रास्ता तो मेरे पास ये है जाने के लिए, मैं पहुंच गया ना बी पे, और इस ऐसे यात्रा शुरू करी, एक रास्ता मेरे पास ये है जाने के लिए, मैं पहुंच गया बी पे, और भी डाल दो बोले रास्ते, ये डाल दिए,
ये रास्ता डाल दिया, ये रास्ता डाल दिया। ये कौन सा क्रम है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल, समांतर क्रम। ऐसे ऐसे ध्यान में रखना, इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ऐसे ध्यान में रखना आप लोग हमेशा हमेशा के लिए। तो आप लोगों को क्रम का भी पता चल गया। अब आप क्या कि किसी भी वोल्टेज सोर्स से, विभव स्रोत से प्राप्त वोल्टेज को यदि एक ही लाइन में है, एक ही रास्ता है, श्रेणी क्रम में है, तब जोड़ दो तो ए से बी तक कुल अधिकतम वोल्टेज का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को? 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 और 7 कितने हो गए? 15। तो ए से बी तक इसका जो तुल्य विभव होगा, कुल तुल्य विभव इक्विवेलेंट वोल्टेज, वो कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 और 7 15। तो ये 15 वोल्ट इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभार किसी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है क्या, जैसे सपोज करो मैंने ए से बी तक ऐसी स्ट्रक्चर तो बनाई थी। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इस शेप में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को इस शेप में भी पूछ सकता है, वही V1 V2 और V3 ऐसे भी दे सकता है आप लोगों को। सेम वही जो मैंने ऊपर लिखा है 3 वोल्ट 5 वोल्ट और 7 वोल्ट, ऐसा ही लिखा है ना ये। अब आप सोचोगे कि यार अपने को सर ने क्लास में ऐसे प्लस माइनस इस वे में बताया था, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? ये किसी न किसी क्या कोई बैटरी या सेल का, मोस्टली तो ये सेल का ही प्रतीक होता है, और ये किसी वोल्टेज सोर्स का, विभव स्रोत का प्रतीक होता है जहाँ से वोल्टेज उत्पन्न होता है। बात सेम है। आप लोगों को क्वेश्चन किसी भी भाषा में दे, यदि रास्ता एक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का या आने जाने का कुछ भी बोल दो, तब प्रत्येक बार वह क्रम कौन सा होगा? श्रेणी क्रम होगा। ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। अब देखो श्रेणी क्रम में कुल तुल्यकारी प्रतिरोध कुल तुल्यकारी वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आप लोग इन तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। 3 और 5 8 और 7 15। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 वोल्ट। लेकिन कभी कभार किसी अच्छे लेवल के एग्जाम्स में ऐसे दे देता है क्या, मैंने क्या करा, एक वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन को, उसकी दिशा को मैंने परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। अब की बार मैंने क्या करा, इधर माइनस और इधर प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इधर से यात्रा शुरू करी थी, तब इसके प्लस और माइनस था, इसके भी प्लस और माइनस है, लेकिन इसके माइनस प्लस है, उल्टा है क्या? कहीं ना कहीं चार्ज है ना। तो विज्ञान अपने को ऐसे कहती है क्या कि सेम पोलरिटी के चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं, और दोनों का इधर से कुछ आदमी है, इधर से कुछ आदमी है, लड़ाई हो गई है ना। सपोज करो 10 आदमी इधर से, 7 आदमी इधर से, तो ये जो 7 है, ये 10 में से 7 को ही रोक पाएंगे, 3 के लिए रास्ता क्लियर है, वो अपने घर जाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपन ने देखो सेम वाले कौन से, V1 और V3 की डायरेक्शन सेम है, प्लस माइनस, तो दोनों को ऐड करो। 3 और 7 कितने हो गए? 10। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ, देखो प्लस माइनस 10 वोल्ट तो अपने पास ऐसे हैं, और माइनस प्लस वाले कितने? 5। ऐसे माइनस प्लस वाले कितने हैं? ये है 5 वोल्ट। अब देखो क्या, 10 आदमी इधर जा रहे हैं, 5 आदमी इधर आ रहे हैं, तो फाइनली बड़ा चार्ज कौन सा है? ये है ना 10 वोल्ट वाला। तो अपने पास क्या बचेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जिसकी पोलरिटी अधिक है, जिसके पास चार्ज ज़्यादा है, उधर वाला साइन बच जाएगा। चार्ज इसके पास ज़्यादा है, प्लस माइनस 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 वोल्ट। ऐसा जवाब देना है आप लोगों को, हर बार बता दोगे ना। ऐसा भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना हमेशा के लिए, ऐसे यदि कुछ आए तो वोल्टेज सोर्स का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। समझ रहे हो ना। ऐसे यदि आप लोगों को करंट सोर्स की कोई बात पूछ ले कि मुझे बताओ क्या कि भैया करंट का मुझे अधिकतम मान प्राप्त करना हो, तो बहुत प्रकार के बैटरी से या सेल से या कोई भी धारा स्रोत से, मतलब करंट सोर्स से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए उनको मैं कौन से क्रम में संयोजित करूं। अब की बार बातें हो रही है आई की। तो देखो इसका अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार की धाराएं समांतर क्रम में ऐड हो जाती है। कौन से क्रम में ऐड करेंगे? समांतर क्रम में। और विभिन्न प्रकार की धाराओं को हमेशा एरो के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तीर के चिन्ह द्वारा। जो तीर का चिन्ह अपने को उसकी डायरेक्शन ऑफ गोइंग बताता है, धारा के बहने की दिशा को सूचित करता होगा। क्वेश्चन आएगा आप लोगों के इस प्रकार से आएगा कुछ, देखो यह है, सपोज करो ये आप लोगों का कोई ए पॉइंट है, ये आप लोगों का बी पॉइंट है। अब मेरे पास इधर भी कोई करंट जा रही है और इसमें भी कोई करंट क्या हो रही है, जा रही है। ये सपोज करो मेरे पास कोई I1 है और ये वाला क्यों है, मेरे पास I2 है। अब क्या करेंगे, इसका मान है 3 एम्पियर
और इसका मान है 4 एम्पियर। अब आप लोगों को पूछेगा नीचे दिए गए चित्र में बिंदु ए से बी के बीच इक्विवेलेंट करंट कितनी हुई, कुल तुल्यकारी धारा कितनी हुई। तब आप लोग क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो ऐसे देखोगे कि इसका क्रम कौन सा है। तो क्रम का मैंने बता दिया, यदि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के जब कम से कम 2 या 2 से अधिक रास्ते जब हो तब वह वाला क्रम कौन सा कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो ये समांतर क्रम हुआ ना, ए से यात्रा शुरू करी और बी तक पहुंच गया, एक रास्ता ऊपर वाला एक रास्ता नीचे वाला, तो कम से कम 2 रास्ते हो गए, तो समांतर क्रम बन गया। अब देखो 3 और 4 दोनों के तीर का चिन्ह भी एक तरफ ही है ना, तो 3 और 4 दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कुल आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 एम्पियर। ऐसा जिस ऑप्शन में हो उसको टिक मार्क करना है। या फिर इसमें भी क्या कर देगा आप लोगों को, देखो ऐसे दे देगा, क्या एक करंट सोर्स और दे दिया और बना दिया यहाँ पे, है ना, वो है I3 और इसकी अब की बार दिशा कर दी इधर और उसका मान लिख दिया 2 एम्पियर। अब देखो भैया कैसे कैसे जवाब देना है आप लोगों को। जो तीर के चिन्ह एक तरफ है उनको जोड़ लो, 3 और 4 कितने हो गए, 7 एम्पियर। ये 7 एम्पियर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर कितना जा रहा है, इस तरफ 2 एम्पियर, है ना। ये कैंसिल आउट होंगे ना, अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5 एम्पियर। और ये तीर का चिन्ह किधर रहेगा, जिधर बड़ा है उधर, तो बड़ा कौन सा था, 7 वाला, तो फाइनल आंसर होगा आप लोगों का 5 एम्पियर। ऐसे कर लिया करो, आप पूछ लिया जाता है मोस्टली क्रम संयोजन का, तब आप लोगों को ऐसे बताना है। किसी भी प्रकार की धाराओं का अधिकतम मान प्राप्त करना हो, भले वो धारा किसी सेल से हो, किसी बैटरी से हो या किसी धारा स्रोत से हो, तब वो धाराएं हमेशा समांतर क्रम में ऐड होगी। ऐसे ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट कहानी करते हैं अपन किसकी, बड़े ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कहानी करते हैं तीसरी अपन किसकी, आर की। आर का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की। और हमेशा प्रतिरोध का अधिकतम मान प्राप्त करना हो तब क्या कहानी होगी, तो प्रतिरोध एक ऐसी चीज है ना, जो धारा के बहने में हमेशा रुकावट पैदा करता है। तो ये रुकावट पैदा करेगा, तो ये दोनों क्रम में इसकी कहानी चलती है। इसी कारण दोनों क्रम में इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो अधिकतम और न्यूनतम का अभी आप लोग खुद ही बता दोगे कि प्रतिरोध की अधिकतम वैल्यू कौन से क्रम में मिलती है, लेकिन पढ़ोगे तब बता पाओगे ना। तो मैं दोनों प्रकार के क्रमों का यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कुछ बेसिक सा। देखो क्या, पहला क्या, इस प्रतिरोध के अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, श्रेणी क्रम की। देखो भैया इतनी देर अपन ने क्या वोल्टेज को भी प्रदर्शित करा, अपन ने या तो ऐसे करा था या फिर ऐसे करा था, है ना, प्लस माइनस करा था ना। और धारा को भी प्रदर्शित किया अपन ने ऐसे तीर के चिन्ह द्वारा, ऐसे करा ना। इस प्रतिरोध को हमेशा ऐसे जिग जैग फॉर्म में ऐसे दर्शाया जाता है, ये ध्यान में रखना। इसका प्रतीक है, ये किसी प्रतिरोध का, आर का रेजिस्टेंस का प्रतीक है, ऐसे इस शेप में दर्शाया जाएगा। ऐसा क्यों, सपोज करो आपको इस ए से बी तक जाना था, आपके पास शॉर्टकट रास्ता ये पड़ा है, ये जाओ ना, आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। इस ऐसे रास्ते से जाओगे जिसमें कुछ दूर चले फिर घुमाओ, फिर चले फिर घुमाओ, फिर चले फिर घुमाओ, तो कहने का मतलब क्या, आप लोगों की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ना। तो किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युतीय धारा जब ऐसे रास्ते को कवर करती है, ऐसे रास्ते से होकर जाती है, तब यहाँ आते आते उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रतिरोध धारा के बहने में रुकावट पैदा करेगा। तो इसी कारण इस प्रतिरोध को हमेशा ऐसे जिगजैग शेप में बनाया जाता है, ऐसा। अब देखो ये प्रतिरोध श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में कैसे काम करता होगा, तो मैं कुछ कहानी बता देता हूँ बेसिक से इनकी। देखो यदि आप लोगों को प्रतिरोध से संबंधित यदि श्रेणी क्रम का कुछ भी पूछे तब कैसे जवाब देना है, इस प्रतिरोध को अपन बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे, अभी पढ़ते जाएंगे। मैं कुछ बेसिक सी क्रम की बात आई तब पहले इनके क्रम से रिलेटेड जो भी मैटर था उसको कर लेते हैं फिनिश। देखो मेरे पास ऐसे कोई 2 प्रतिरोध है, मैं थोड़ा जल्दी से बना रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि साहब ये क्या बनाती है ऐसी स्ट्रक्चर। ये प्रतिरोध को ही डिनोटेट कर रहे हैं, ये भी कोई आर है, ये भी आर है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, समझ रहे हो ना। इसका मान है 4 ओम, ऐसे ओम से डिनोटेट करा जाता है, मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को। इसका मान है 8 ओम। अब आप लोगों को ऐसे पूछेगा कि नीचे दिए गए चित्र में बिंदु ए से बी के बीच 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 व R2 क्रम से, जिनका मान 4 ओम व 8 ओम है। तो बताओ उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा ओम में। तो आप लोगों को करना क्या होता है, या तो आप लोगों को ऐसे डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे देगा क्वेश्चन लिखा हुआ,
या फिर डायरेक्टली क्या आप लोगों को थ्योरेटिकल भाषा में ऐसे बोलेगा कि 4 ओम व 8 ओम के दो प्रतिरोध R1 व R2 बिंदु A व B के बीच लगे हुए हैं। तो बताइए उन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा ओम में, और वो कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि ए से बी तक जाने का आपके पास में रास्ता कितना है, ये देख लो, एक ही रास्ता है। तो क्रम कौन सा हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ ना, श्रेणी क्रम। तो भले 2 प्रतिरोध जुड़े हो, भले 10 जुड़े हो, भले 50, भले 1 लाख, भले 50 लाख, कितने भी जुड़े हो, श्रेणी क्रम में हमेशा कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जितने प्रतिरोध हैं उन सबको क्या कर दो, आप लोग ऐड कर दो आपस में। यहाँ पर आप लोगों के पास में टोटल प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी कितना, दोनों को ऐड कर दो। तो आपने दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गए, 12 ओम। 4 और 8 कितने हो गए, 12 ओम। ऐसा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब ये 2, 5, 10, 20, 50 कितने भी हो श्रेणी क्रम में, सब आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब बात यदि वो करे हमेशा इस प्रतिरोधों की किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम वाली कहानी आप लोगों को कैसे बतानी है, देखो ऐसे देखो, ये 2 बिंदु है A और B, इन दोनों के बीच में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं आप लोगों के R1 और R2, ये 3 ओम का, ये 2 ओम का। आप लोगों को वो डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन को 2 तरीके से दे सकता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कैसे, 2 बिंदु A व B के बीच 2 प्रतिरोध R1 व R2 क्रमशः 3 ओम व 2 ओम के हैं तथा दोनों यदि समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो उन दोनों बिंदु के बीच एक तुल्यकारी प्रतिरोध कितना होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तब आप लोगों को बताना है कि उसकी वैल्यू ओम में कितना होगी। वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, और यदि डायरेक्टली ऐसे नहीं बोले कि क्रम कौन सा है, ऐसे बोले कि नीचे दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध कितना होगा 2 बिंदुओं के बीच, ए व बी के बीच, तब आप लोगों को कैसे पता करना है, ए और बी के बीच में जाने का रास्ता देखना है। यदि रास्ते कम से कम 2 या 2 से अधिक है तब वो समांतर क्रम हो जाएगा। यहाँ से देखो, एक तो रास्ता ये है आपके पास जाने का, दूसरा रास्ता ये R2 से होके जा सकते हो, तो कम से कम 2 रास्ते हो गए। तो क्रम कौन सा हुआ आप लोगों का, समांतर क्रम हुआ ना। समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमेशा आप लोग जब छोटी क्लासों में थे तब आप लोगों ने ऐसे निकाला होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये जितने भी होते हैं ना ये आपस में जुड़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे करा था ना। ये जो R निकलता है ना, यही आप लोगों का टोटल R होता है, कुल प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे अपन कुल प्रतिरोध को, देखो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। R टोटल की वैल्यू क्या होगी, 1/R1 का मान कितना है 3 प्लस R2 का मान कितना है 2, ऐसे ऐड कर दिया। इस वाले का मान निकालने के लिए दोनों का LCM लेते हैं, कितना लूँ 6। LCM यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे कोई न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ जाए और आप LCM में फंस जाओ कि साहब LCM क्या लूँ, मेरे कहने से जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना हर में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो, बोले कितनी बड़ी वैल्यू आए लास्ट में कटपीट के आंसर वही आना है। देखो कैसे, इस 3 का भाग लगाओ, 6 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 का लगाओ 3 बार, कितनी वैल्यू आई 5/6। ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई 1/R टोटल की, है ना। आपको तो वैल्यू इसकी चाहिए थी ना R टोटल की। तो जब बटा में जब संख्याएं होती है 2 और दोनों आपस में बराबर में होती है तब वो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, वज्र गुणा। ये R टोटल किससे होगा, इस 5 से, और ये 1 किससे होगा, इस 6 से। तो मल्टीप्लाई कर दो क्या, R टोटल इंटू 5 इक्वल्स टू 6 इंटू 1। आपको तो मान इसका निकालना है ना, तो R टोटल का मान क्या हो जाएगा 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 6/5 ओम, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हो ना बात को। या फिर मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ऐसे आप लोग कर नहीं पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये तो बेसिक तरीका है जो 8वीं 10वीं क्लास में अपन स्कूलिंग लाइफ में करा करते थे। देखो क्या होगा, कभी भी समांतर क्रम का 2 प्रतिरोधों का यदि क्वेश्चन आए, 2 प्रतिरोध का यदि क्वेश्चन आए, तब आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं मैं, ऐसे क्रॉस बाय प्लस ध्यान में रखना। कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर तो दोनों प्रतिरोधों के मान को गुणा कर दो और नीचे दोनों प्रतिरोधों के मान को क्या कर दो, ऐड कर दो। जो आपका आंसर आएगा वो फाइनली वही आंसर होगा जो आप इस तरीके से बेसिक से निकालते हो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर देखो डायरेक्टली इसका आंसर, इसका कुल प्रतिरोध टोटल R क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से कितना हुआ 6, और दोनों को जोड़ लो, 3 में 2 कितना हो गया 5। यही तो आंसर आ रहा था ना, यही आंसर आ रहा था ना आप लोगों का 6/5, यही तो आंसर आया था।
अब आप कहोगे कि साहब 2 प्रतिरोध के केस में ऐसा हो गया, 3 के केस में कैसा करेंगे? तो 3 के केस में भी बहुत सिंपल सा ऐसे ही शॉर्टकट है। आप लोग इस वीडियो के द्वारा इस शॉर्टकट को नोट कर लेना। पहले तो इस बेसिक से कर लेना, ऐसे 1/R3 करके 4 आ जाए तो प्लस 1/R4 कर देना, ऐसे बेसिक से करना। या फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों का, यदि 3 प्रतिरोधों की जब बात होगी तब आप लोगों को ऐसे करना है, R1 × R2 × R3, 3 प्रतिरोध हो गए ना, फिर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ऐसा कर लोगे ना आप लोग। 4 प्रतिरोधों का भी ऐसे शॉर्टकट बन जाएगा, 5 प्रतिरोधों का भी शॉर्टकट बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट फिर लॉन्ग कट हो जाएगा, वो तो इतना शॉर्टकट भी अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा इतनी प्रकार की चीज़ें आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। अब मुझे ज़रा आप लोग देख के ऐसे बताओ, क्या सपोज करो ये सेम वैल्यू में श्रेणी क्रम में रखता, ये वाली वैल्यू 3 और 2, यहाँ पर ऐसे ये 3 ओम का और ये 2 ओम का, बहुत अच्छे से देखना, 3 ओम और 2 ओम। अब यदि दोनों क्रम में मैं अंतर स्पष्ट करता तो इसका तो आंसर कितना आता, 5 ओम जुड़ जाते हैं ना श्रेणी क्रम में डायरेक्टली, और यहां पर कितना आ रहा है 6/5, मतलब 1 पॉइंट कुछ वैल्यू जो आ रही है, और यहां पर 5 ओम। तो मुझे ऐसे बताओ प्रतिरोधों का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए कौन से क्रम में मिलता है अधिकतम मान? तो श्रेणी क्रम में मिलाना आप लोगों को। ऐसे क्रम के रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत कुछ गेटअप करा। आगे निरंतर अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से क्लासेज को चालू रखेंगे। थोड़ा यदि डेली पढ़ लोगे तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़िया डेली पढ़ाई करते रहो। जैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिले तुरंत प्रभाव से आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाया करो और सारे के सारे प्रकार के नोट्सों को उसमें मेंशन करा करो। आगे की क्लासेज आए तब तक के लिए बढ़िया सभी लोग मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।